नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका रेशियो एनालिसिस के बारे में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर एजेंडा के तौर पर हम देखें तो हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट निपटाएंगे। अकाउंटिंग रेशियो होते क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज की बात करेंगे और क्या क्या लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती है जब आप अकाउंटिंग रेशियो यूज करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अकाउंटिंग रेशियो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज आर रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स बिटवीन अकाउंटिंग फिगर्स व्हिच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन सम मैनर्स। तो अकाउंटिंग रेशियो जो होते हैं एक रिलेशनशिप होती है, एक रिश्ता होता है जो कि मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट अकाउंटिंग फीचर्स के बीच में, जो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अकाउंटिंग फिगर्स हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, उसी को ही मैथमेटिकल टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, तो उसे ही अकाउंटिंग रेशियो कह देते हैं। ठीक है। Obviously, no purpose will be served by comparing two sets of figure which are not at all connected with each other। देखो, सीधी सी बात है, दो चीज़ों के बीच में अगर हम कंपेयर करें और आपस में उनका कोई लेना देना ना हो तो कंपेयर का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे एक बच्चे का वज़न 10 किलो है और एक व्यक्ति का लंबाई 5 फीट 6 इंच है। अब 10 किलो वजन का 5 फीट 6 इंच से कंपेयर करके क्या फ़ायदा मिलेगा हमको? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। वहीं हम दो बच्चों का कंपेयर करें, एक बच्चा 10 केजी का है, दूसरा बच्चा 12 केजी का है। यस, अब कुछ काम बन सकता है। अननेसेसरी की चीज़ों का कंपेयर का कोई रिजल्ट नहीं होता, यही बात इन्होंने बताई हुई है। इन फाइनेंशियल एनालिसिस आर रेशियो यूज एज ए बेंच मार्क फॉर इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ फर्म। तो जो फाइनेंशियल फर्म है, कोई फर्म है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको एनालाइज करने के लिए हम फाइनेंशियल एनालिसिस में रेशियो का प्रयोग कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट अकाउंटिंग फिगर रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। उदाहरण कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट अकाउंटिंग फिगर्स जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनसे हमें कोई खास काम की बात पता नहीं चलती है फर्म की पोजीशन या परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे मैंने ये कहा कि इस साल मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए के कोर्स बेचे, मान लेते हैं कि इस साल मैंने 10 लाख रुपए के कोर्स बेचे, तो ये एक एब्सोल्यूट फिगर है कि 10 लाख का कोर्स बेचा। लेकिन इसका फ़ायदा तब है जब मैं कहीं से कोई कंपेयर वगैरह करूं, तभी फ़ायदा होगा। 10 लाख का अब मैंने खर्चा कितना किया ये तो पता ही नहीं है। 10 लाख का केवल सेल दिखा दी है कि 10 लाख रुपए का सेल किया है। लेकिन अगर उसी जगह पता चले कि सिमिलर मेरी जैसी कोई कोचिंग है, उसने इस साल में मान लेते हैं 25 लाख रुपए के कोर्स बेचे हैं, अब थोड़ा सा बात समझ में आती है कि हाँ ठीक है, ये 25 लाख का बेच रहे हैं, हम 10 लाख का बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। वही बात बोल रहे हैं कि सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर से बात नहीं बनेगी। एन अकाउंटिंग फिगर कन्वेज मीनिंग व्हेन इट रिलेट्स टू सम अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो एक अकाउंटिंग फिगर अपना मतलब तब समझा पाता है जब ये किसी और दूसरे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से जुड़ जाता है, रिलेट करता है। जैसे ही उदाहरण के लिए ₹100 करोड़ नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी मे लुक वेरी गुड। एक कंपनी है, उसने कहा कि हमने 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, सुनने में अच्छा लगता है कि 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बट द फर्म्स परफॉर्मेंस कैन बी सेड टू बी गुड और बैड ओनली व्हेन द नेट प्रॉफिट फिगर इज रिलेटेड टू फर्म सेल एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो हमने कहा कि 10 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, तो अरे वाह, 10 करोड़ तो बहुत हो गया। लेकिन अब पता चलता है तुमने 1000 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं और तुम 10 करोड़ का प्रॉफिट करो, तो तुमने क्या क्या हासिल कर लिया है। उसी जगह पे कोई बंदा है जिसने सिर्फ 50 करोड़ लगाए हैं और उसने 10 करोड़ की सेल की है, 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो ये ज़्यादा सेंस बनाता है। ठीक है। यही इतनी बात यहाँ पर कही जा रही। कुल मिलाकर इनका कहने मतलब है कि किसी न किसी चीज़ को किसी न किसी चीज़ से रिलेट करो, तभी फ़ायदे का सौदा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज की बात करें तो अकाउंटिंग रेशियोज को क्लासिफिकेशन किया सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, पहला ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन किया गया है, फिर उसके बाद में फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया गया है, और फिर फाइनेंशियल रेशियो जो है फर्दर क्लासीफाई किया सकते हैं
और कैटेगरीज में। ठीक, तो ये है क्लासिफिकेशन की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज की हम बात करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियो को क्लासीफाई कर सकता है फॉलोइंग बेसिस पर। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पहला, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हैज़ बीन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू व्हिच द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ रेशियो बिलोंग। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो आधारित है किस पर? इट हैज़ बीन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू व्हिच द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेशियो बिलोंग। मतलब कहने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधारित होता है, ऊपर में कोई चीज़ होती है, नीचे में कोई चीज़ होती है, उसी के आधार पर फाइनेंशियल रेशियो को डिसाइड किया जाता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इसको क्लासीफाई किया जाता है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज, दूसरा बैलेंस शीट रेशियोज और तीसरा कंपोजिट रेशियो या इंटर स्टेटमेंट रेशियो। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में मतलब कहाँ से एलिमेंट आ रहे हैं, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आ रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट रेशियो कहा गया, अगर बैलेंस शीट से रेशियो मतलब डेटा उठाया जा रहा है तो बैलेंस शीट रेशियो कहा गया, अगर दोनों से उठाया जा रहा है तो उसे कंपोजिट रेशियो कहा गया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, रेशियोज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। ऐसे रेशियो जो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल करके डेटा कैलकुलेट किए जाते हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कहा जाता है। बैलेंस शीट रेशियो, द रेशियो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट ओनली। बैलेंस शीट के फिगर्स, बैलेंस शीट का डेटा निकाल करके जो रेशियो कैलकुलेट किए गए उन्हें बैलेंस शीट रेशियो कहा गया। कंपोजिट रेशियो या इंटर स्टेटमेंट रेशियो, रेशियोज बेस्ड ऑन फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। तो ऐसे रेशियो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों के डेटा से मिल करके बनाए जाते हैं उन्हें हम प्रॉफिट कंपोजिट रेशियो कह देते हैं। फिर आ जाता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एज गिवन अबव हैज बीन फाउंड टू बी टू क्रूड एंड अनसुटेबल बिकॉज एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन। मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को अलग अलग जो है एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे आइसोलेशन में, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, आइसोलेशन में पॉसिबल नहीं है। दे हैव टू बी स्टडीड टुगेदर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। इन दोनों को एक साथ स्टडी करना जरूरी है, तो इनको टुगेदर स्टडी करने की ज़रूरत है ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी देख सकें, जिसके आधार पर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट रेशियो सर्व एज टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस दे कैन बी क्लासीफाइड एज। तो भाई जो रेशियो होते हैं मतलब फंक्शनल बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गए, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो हो गए और फाइनेंशियल या सॉल्वेंसी रेशियो हो जाते हैं। तीन तरीके के रेशियो यहाँ निकल करके आते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज, ये जो आपके फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये तीसरे वाले फाइनेंशियल रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो, इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू टू कैटेगरीज, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और दूसरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज आर द रेशियो दैट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन और सॉल्वेंसी ऑफ फर्म इन शॉर्ट टर्म पीरियड। तो ऐसे रेशियो जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन या सॉल्वेंसी को शॉर्ट टर्म के पीरियड में दिखाते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहेंगे। सम अकाउंटेंट्स प्रेफर टू कॉल देम सिंपली लिक्विड रेशियो। इनको जो है मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशियो को लिक्विडिटी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कह लीजिए चाहे लिक्विडिटी रेशियो कह लीजिए, एक ही बात है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या रेशियो दैट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन और सॉल्वेंसी ऑफ फर्म इन लॉन्ग पीरियड। तो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन या सॉल्वेंसी की स्थिति यानी पैसे रहेंगे कि नहीं, इसकी स्थिति लॉन्ग टर्म में अगर कोई बताता है तो उसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं और इसको दूसरा नाम जो है सॉल्वेंसी रेशियो भी दिया गया है। इसका दूसरा नाम सॉल्वेंसी रेशियो भी दिया गया है। फिर आता है यूजेज ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो अभी तक कोई हमने मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल वाली बात, बहुत गहराई की बातें नहीं करी, काम की बातें करते हुए चल रहे। पहला अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? तो अकाउंटिंग रेशियो एक रिलेशनशिप होती है जो कि मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है। अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में मैथमेटिकल एक रिलेशन दिखाया जाता है, उसे ही फ्रेंड्स रेशियो कहा जाता है। अगर दो सेट ऑफ फिगर्स का कंपेयर हम करें और जो एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, जैसे मेरा वजन और किसी व्यक्ति की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कमाई का और किसी दूसरे व्यक्ति की गरीबी का कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे कंपेयर का कोई मतलब नहीं होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस रेशियो जो होता है वो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस को
इवेल्युएट करने का, मूल्यांकन करने का हमें मौका देता है। एब्सोल्यूट अकाउंटिंग फिगर्स जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें दिखाए जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, उससे हम बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल सेंस नहीं निकाल सकते कि फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस फर्म की कैसी है। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया कि भाई एक फर्म ने 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया, सिर्फ इतनी बात जान लेने से, है ना, एब्सोल्यूट फिगर है ये कि भाई 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, लेकिन इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकालें जब तक कि हमें ये ना पता हो भाई कि बंदे ने सेल कितनी करी और उसने इन्वेस्टमेंट कितना करा है। अब मान लो हमने सेल करी है 100 करोड़ की और हमने प्रॉफिट किया है 10 करोड़ का, तो ठीक है, अच्छा करा हुआ है। लेकिन अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है, पता चलता है 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो फिर ये फायदे का सौदा नहीं है। तो लाइक दैट यही बातें यहाँ पर बताई जा रही है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज में, रेशियोज को क्लासिफिकेशन, एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है और दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हैज़ बीन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर बनाए जाते हैं। व्हिच इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रेशियो बिलोंग्स, मतलब कहने का कि जो रेशियो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिलोंग करता है उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया गया। जैसे ऐसा रेशियो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल करके आता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो कहा गया। जो बैलेंस शीट से निकल करके रेशियो आए उन्हें बैलेंस शीट रेशियो कहा गया। जो दोनों से मिल करके आए उन्हें कंपोजिट रेशियो या इंटर स्टेटमेंट रेशियो कह दिया गया। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन का फंडा रहा। फंक्शनल जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया, तो यहाँ इन्होंने कहा भाई कि देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनसुटेबिलिटी आती है, क्योंकि जो एनालिसिस है बैलेंस शीट की एनालिसिस और अकाउंट स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट की एनालिसिस अलग अलग नहीं की जानी चाहिए। ये दोनों का अध्ययन एक साथ में टुगेदर स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि फर्म में प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, फर्म में सॉल्वेंसी यानी लंबे समय तक ये सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसी के आधार पर जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के आधार पर रेशियो 3 तरीके के हुए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्न ओवर या एक्टिविटी रेशियो, और तीसरा फाइनेंशियल या सॉल्वेंसी रेशियो। फाइनेंशियल या सॉल्वेंसी रेशियो भी 2 तरीके के हुए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये 2 तरीके के हुए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की अगर हम बात करें तो ये रेशियो जो फाइनेंशियल पोजीशन या सॉल्वेंसी किसी फर्म की शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बताते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं, और इनको जो है लिक्विडिटी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस नाम से? लिक्विडिटी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो वो वाले रेशियो होते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन या सॉल्वेंसी किसी फर्म की लॉन्ग टर्म के लिए दिखाते हैं, लंबे समय तक क्या स्थिति रहने वाली है, और इनको सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक इतनी बातें हमने काम की करी हुई हैं। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो के आखिर यूज क्या क्या हैं, कहाँ पर यूज होता है। सिंप्लीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द रेशियोज सिंप्लीफाई द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशियोज टेल द होल स्टोरी ऑफ चेंजेज इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये सिंप्लीफाई कर देते हैं। रेशियो हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, स्टोरी बताते हैं। जैसे अगर मान लो हमारा पहले करंट रेशियो 2:1 का था, अब नया करंट रेशियो हमारा 3:1 का है, तो हमें एक आइडिया लग रहा है ना कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, सही हो रही हैं। तो ये बता रहा है कि एक चेंज की स्टोरी हमें बताता है। फिर आ जाता है फैसिलिटेट इंटर फर्म कंपेरिजन, यानी कि फर्म के एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है रेशियो का। रेशियोज प्रोवाइड डेटा फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म कंपेयर के लिए रेशियो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं। रेशियो हाईलाइट द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल फर्म। जो सक्सेसफुल फर्म है और जो अनसक्सेसफुल फर्म है उनसे रिलेटेड फैक्टर्स जो है हाईलाइट करते हैं। दे आल्सो रिवील स्ट्रॉन्ग फर्म एंड वीक फर्म, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड फर्म। रेशियो की वजह से हम ये जान सकते हैं कौन सी फर्म मजबूत है, कौन सी कमज़ोर है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं किससे? जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तब। फैसिलिटेट इंट्रा फर्म कंपेरिजन। इंट्रा फर्म मतलब, इंट्रा मतलब विद इन, फर्म के अंदर में कंपेयर। वहाँ इंटर फर्म था, एक फर्म से दूसरी फर्म, टीसीएस का विप्रो के साथ में। यहाँ पर क्या है? खुद टीसीएस अपने अंदर में ही एनालिसिस कर रही है। तो इंट्रा फर्म कंपेरिजन। रेशियोज आल्सो मेक पॉसिबल कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिवीजन्स ऑफ द फर्म। मतलब रेशियो की सहायता से जो फर्म के अंदर डिफरेंट डिवीजन हैं, मार्केटिंग का, आईटी का, क्रेडिट का,
प्लानिंग का, इनका आपस में कंपेयर किया सकता है। रेशियोज आर हेल्पफुल इन डिसाइडिंग अबाउट देयर इफिशियंसी आर अदरवाइज इन पास्ट एंड लाइकली परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। तो भाई रेशियो की वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं इफ़िशियंसी कैसी है, पास्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही है, फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है, ये सारी चीज़ों में मदद करते हैं। हेल्प इन प्लानिंग, रेशियोज हेल्प इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। जो रेशियो होते हैं वो प्लानिंग में और फोरकास्टिंग में यानी भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ फर्म आर इंडस्ट्री डेवलप्स सर्टेन नाम्स दैट मे इंडिकेट फ्यूचर सक्सेस आर फेलियर। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कोई इंडस्ट्री या फर्म एक रूल डेवलप कर लेती है जिससे पता चलता है कि हाँ फर्म सक्सेसफुल होगी या फेलियर। जैसे कहा गया कि भाई करंट रेशियो अगर 2:1 का है तो बेहतर है, अगर 2:1 का फर्म करंट रेशियो मेंटेन कर रही है तो अच्छा कर रही है। अब अगर किसी फर्म का 3:1 है, 4:1 है, इसका मतलब इसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 1:1 है तो बहुत अच्छा कर रही है ना। तो इससे पता चलता है कि फर्म आगे सफल होगी या असफल होगी। इफ़ द रिलेशनशिप चेंजेज इन द फर्म्स डेटा ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड द रेशियो में प्रोवाइड क्लूज ऑन ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रॉब्लम। तो अगर रिलेशनशिप बदलती है फर्म के डेटा में ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड तो इससे पता चलता है कि हाँ क्या ट्रेंड और प्रॉब्लम आने वाली है। जैसा मैंने कहा कि करंट रेशियो भाई 2:1 था, अभी 1:1 हो गया, तो इससे पता चल रहा है ना कि हम मजबूती की तरफ जा रहे हैं। पहले 100 रुपये थे तो 200 का कर्जा लिए बैठे थे, अब 100 रुपये हैं तो 100 रुपये का ही कर्जा लिए बैठे हैं, तो हम मजबूत हो रहे हैं। तो एक आइडिया लगता है। 10 रेशियो कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन इट्स बेसिक फंक्शन ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। तो भाई रेशियो से ये सारे फायदे होते हैं। फिर आती है लिमिटेशन की बात, यूजेज ऑफ रेशियो। तो यूजेज में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिंप्लीफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी रेशियोज की सहायता से हमें एक आइडिया लग जाता है कि बिजनेस की क्या स्थिति है। फैसिलिटेट इंटर फर्म कंपेरिजन, यानी एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इससे पता चलता है कौन सी फर्म सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, स्ट्रांग है, वीक है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इंट्रा फर्म कंपेरिजन भी फैसिलिटेट करता है ये हमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेशियो पॉसिबल करता है कि हम कंपेयर कर सकें डिफरेंट डिवीजन्स ऑफ डिफरेंट जो डिवीजन्स होते हैं उनका हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। इससे ये भी है कि भाई भविष्य में अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है या नहीं होने वाली है, इसका भी एक आइडिया लगता है। प्लानिंग में हेल्प करता है रेशियो, एडवांस में, प्लानिंग में और फोरकास्टिंग में, इन सब में हेल्प करता है। तो जैसे जैसे समय बीतता है और फर्म डेवलप होती है, ठीक है, वैसे वैसे एक मतलब फर्म डेवलप्स होती हैं तो उनमें एक स्टैंडर्ड डेवलप होकर के आता है कि इतना अगर रेशियो मेंटेन करोगे तो तुम आगे अच्छे करोगे, इससे कम रखोगे तो ख़राब करोगे। तो वो एक इंडिकेटर टाइप का बन जाता है। हम उसको मैनेज करके ये जान सकते हैं कि भविष्य में प्रॉब्लम होने वाली है या फर्म अच्छा करने वाली है। तो रेशियो असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को फोरकास्टिंग में, प्लानिंग में, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल और कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में, ठीक। अब बात करेंगे लिमिटेशन। भाई अकाउंटिंग रेशियो क्या नहीं कर सकते हैं इनकी कमियां क्या है, कमजोरी क्या है। तो अकाउंटिंग रेशियो सर्टेन लिमिटेशन दीज आर गिवन बिलो। बहुत सारी लिमिटेशन है। पहला, द कंपैरेटिव स्टडी रिक्वायर्ड। पहला है कंपैरेटिव स्टडी की जरूरत होती है। रेशियोज आर यूजफुल इन जजिंग द इफिशियंसी ऑफ बिजनेस ओनली व्हेन दे आर कंपेयर्ड विद द पास्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर विद द रिजल्ट्स ऑफ सिमिलर बिजनेस। मतलब रेशियो का फायदा तभी है जब हम उसकी रेशियो को निकालें और उसकी तुलना पिछले रिजल्ट से करें या फिर जो है उसके जैसे बिजनेस से करें, तभी कंपेयर करके ही हमें फ़ायदा होने वाला है। हाउएवर सच ए कंपैरिजन ओनली प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस एंड फोरकास्ट द फ्यूचर may not prove correct since several other factors like market condition, management policy etc. may affect the फ्यूचर ऑपरेशन। मतलब ये बोल रहे हैं भाई देखो ऐसा है कि हमने क्या किया, कंपेयर किया। पिछले साल हमारा मान लेते हैं प्रॉफिट क्या था 200 करोड़ रुपए का, इस साल कितना है 210 करोड़ रुपए है। तो ये पता चला ना कि पिछले साल 200 था, इस साल 210 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम अब इस आधार पे सोचें कि अगले साल हमारा 230 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ये सोचना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर हैं भाई। मार्केट कंडीशन क्या रहेगी, मैनेजमेंट पॉलिसी क्या रहेगी, ये बहुत सारे फैक्टर हैं। हो सकता है कोविड आ जाए या कोई और सिचुएशन हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उस केस में ज़रूरी नहीं कि हमने जो सोचा हुआ है वो हमको हासिल हो ही जाए। दूसरा है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी भी लिमिटेशंस होती है। तो रेशियोज आर बेस्ड ऑन ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आप रेशियो कैलकुलेट करते हो
वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? जो चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डेटा लिखा हुआ उसी के आधार पर, अगर जो डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा वही गलत है तो रेशियो तो और ज़्यादा गलत हो जाएंगे, ठीक है। एज इंडिकेटेड इन द प्रीसीडिंग पेजेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ लिमिटेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। सो दैट रेशियो ड्राइव्ड फ्रॉम दीज स्टेटमेंट देयरफॉर आर आल्सो सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन। तो भाई ऐसे में क्या होगा, जो रेशियो ड्राइव होकर के आएगा उसमें भी लिमिटेशन होगी, है ना। फॉर एग्जांपल नॉन फाइनेंशियल चेंजेस चार्जेज दो इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस आर नॉट रिवील्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कहने का इनका ये है कि भाई नॉन फाइनेंशियल जो चेंज होते हैं या चार्जेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया, तो क्योंकि वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी चेंजेस, कंपनी का अगर मैनेजमेंट बदलता है, इट मे अल्टीमेटली हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, बट दिस कैन नॉट बी जज्ड बाय हैविंग ए ग्लांस एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये बोल रहे हैं कि मान लो कंपनी का मैनेजमेंट बदलता है तो ऑब्वियसली फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। जैसे रतन टाटा जी थे, अब उसके बाद में नोएल टाटा उनकी जगह पर आए हैं, तो अब मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो इट इज़ पॉसिबल कि प्रभाव निगेटिव हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हो जाए। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात नहीं लिखी रहेगी कि पहले जो है रतन टाटा जी देखते थे अब कोई और देख रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। रेशियोज एलोन आर नॉट एडिक्वेट, यानी सिर्फ रेशियो से ही हम सारा जजमेंट कर लें ये भी सही नहीं हो पाएगा। रेशियोज आर ओनली इंडिकेटर्स, दे कैन नॉट बी टेकन एज फाइनल रिगार्डिंग गुड और बैड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अदर थिंग्स हैव आल्सो टू बी सीन। मतलब इनका कहने का है कि भाई जो होता क्या है कि जो रेशियोज हैं वो सिर्फ एक इंडिकेटर हैं, एक इशारा कर रहे हैं, उनको हम फाइनल नहीं मान सकते कि मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है या अच्छी है। इसके लिए सिर्फ रेशियो देख करके डिसाइड करना अच्छा नहीं होगा, अदर चीज़ों पर भी नज़र डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ हाई करंट रेशियो डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द कंसर्न हैज़ गुड लिक्विडिटी पोजीशन इन केस द करंट एसेट्स मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ आउटडेटेड स्टॉक। कोई फर्म है जिसका करंट रेशियो 1:1 है, यानी कि 1 रुपये उसकी जेब में है और 1 रुपये का कर्जा है, तो ऐसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छी पोजीशन है भाई। 100 रुपये यानी कि 100 रुपये उसकी जेब में है और 100 ही रुपये का उसने कर्जा ले रखा है, तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन हो सकता है उसके पास में जो करंट एसेट हैं वो सारे के सारे आउटडेटेड स्टॉक है, पुराना स्टॉक है जिसको वो बेच ही ना पाए, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिर्फ रेशियो पर नज़र डाल करके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? जब भी एनुअल क्लोजिंग आती है या क्वार्टरली क्लोजिंग आती है, आपको टारगेट दिया गया 3 करोड़ रुपए के लोन करने हैं एनुअल क्लोजिंग में, आपने अभी तक लोन बांटे कितने हैं? 2 करोड़ रुपए के, तो आप क्या करते हैं 1 करोड़ रुपए एक फर्जी लोन आपने पास कर दिया, 1 करोड़ का फर्जी लोन पास कर दिया। उसके बाद में वो पैसे चले गए कस्टमर के खाते में। 31 मार्च को ऐसा आपने किया और 1 अप्रैल को उठा करके ये 1 करोड़ रुपए वापस इस खाते में डाले, अकाउंट क्लोज कर दिया, लोन बंद हो गया 1 दिन के अंदर में, लेकिन आपका फिगर 3 करोड़ रुपए दिख गया। दैट्स विंडो ड्रेसिंग, मतलब जो है नहीं वो दिखाना। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन सच अ वे एज टू कंसील वाइटल फैक्ट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ वे एज टू शो अ बेटर पोजिशन दैन व्हाट एक्चुअली इज, ठीक है। तो मतलब ये बोलते हैं भाई कि इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो वाइटल फैक्ट्स हैं उनको छिपा के रखते हैं, कंसील्ड करके रखते हैं और वो दिखाते हैं जो एक्चुअल में है नहीं। जैसा कि मैंने कहा ना 3 करोड़ के लोन बटे नहीं हैं लेकिन हमने दिखा दिए। जैसे बैंकों में स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है तो अपने रिश्तेदार के ही खाते खोल लिए जाते हैं, भैया लाओ रिलेटिव्स हैं उन्हीं का अटल पेंशन योजना खोल दिया हमने APY, बाद में बंद कर देते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, विंडो ड्रेसिंग हो रही है। ऑन अकाउंट ऑफ सच ए सिचुएशन द पर्टिकुलर हाई और लो रेशियो में नॉट डिफाइंड इंडिकेटर ऑफ गुड और बैड मैनेजमेंट। मतलब अब अगर ऐसा हो रहा है कि हमने चीज़ों को मैनिपुलेट किया हुआ है तो ऐसे में हाई रेशियो या लो रेशियो इंडिकेट नहीं कर पाएगा कि मैनेजमेंट अच्छा है या मैनेजमेंट खराब है। फॉर एग्जाम्पल, हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज जनरली कंसिडर्ड टू बी एन इंडिकेशन ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। जैसे उदाहरण के तौर पर हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज जनरली कंसिडर टू बी इंडिकेटर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। मतलब आपका अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मतलब सेल होता है,
अगर आपका सेल रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो अच्छा है तो इसका मतलब माना जाता है कि आप अच्छा बेच पा रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छा ही है। लेकिन बट दिस माइट हैव बीन अचीव्ड बाय अनवारंटेड प्राइस रिडक्शन आर फेलियर टू मेंटेन प्रॉपर स्टॉक ऑफ द गुड्स। अब लगता तो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, लेकिन हो सकता है कि आपने जो है दाम बहुत घटा दिया जिसकी वजह से सेल ज़्यादा दिख रही है, या फिर स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का कि आपने बेचे 10 आइटम है, आप दिखा 100 आइटम रहे हैं। ऐसा करके भी आप अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो अच्छा मेंटेन कर सकते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब कहने का भरोसा नहीं किया सकता है। सिमिलरली द करंट रेशियो में बी इम्प्रूव्ड जस्ट बिफोर द बैलेंस शीट डे बाय पोस्टपोनिंग रिप्लेनिशमेंट ऑफ द इन्वेंट्री। मतलब करंट रेशियो को आपने इंप्रूव कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने नई इन्वेंट्री खरीदी ही नहीं, तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जो रेशियो है वो इम्प्रूव कर गया, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ी नहीं। तो इस तरीके से आप एक तरीके से देख पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं यहाँ पर चीज़ों के साथ में। कुल मिलाकर के भरोसा नहीं कर सकते, जो इनका कहने का है। प्रॉब्लम ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी एक दिक्कत है। फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रेशियो विल गिव मिसलीडिंग रिजल्ट इफ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो मतलब अगर जो है जो प्राइस लेवल में चेंज हो रहा है, अगर उसको अकाउंट में यानी कंसिडर नहीं करके चलते हैं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस में जो अकाउंटिंग रेशियो है वो गलत जानकारी हमें दे देंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर, टू कंपनी सेटअप इन डिफरेंट ईयर्स having plant and machinery of different age cannot be compared on the basis of traditional accounting statement। बोल रहे हैं कि दो कंपनियां हैं, एक कंपनी 1980 में बनी है, एक कंपनी 2010 में बनी है। इन दोनों कंपनियों को हम उनके रेशियो के आधार पर कंपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर कंपेयर करेंगे, तो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 1980 में जो फैक्ट्री लगी उसमें 2010 की फैक्ट्री में बहुत फर्क होगा। दिस इज बिकॉज द डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ ओल्डर कंपनी वुड बी एट अ मच हायर, है ना। जो पुरानी फैक्ट्री वहाँ पर डेप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा चार्ज होगा नई मशीन के मुकाबले। लोअर फिगर एज कम्पेयर टू द कंपनी विच हैज़ बीन सेटअप रिसेंटली। जो पुरानी आपकी मशीनरी है जो 30 साल पुरानी हो गई हैं, वहाँ डिप्रिशिएशन धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा, और जो नई मशीनरी है उसमें ज़्यादा डिप्रिशिएशन लगेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। नो फिक्स स्टैंडर्ड, फिर है नो फिक्स स्टैंडर्ड कैन बी लेड डाउन फॉर आइडल रेशियो। मतलब कहने का कि हम एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं ला सकते, किसी रेशियो को आइडली इतना होना चाहिए ये हम नहीं मानकर चल सकते। फॉर एग्जांपल, करंट रेशियो इज जनरली कंसिडर्ड टू बी आइडल इफ करंट एसेट्स आर ट्वाइस द करंट लायबिलिटी। ये बोल रहे हैं कि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। ये अच्छा तब माना जाता है जब करंट एसेट्स आर ट्वाइस द करंट लायबिलिटी। आइडली ही होना चाहिए। करंट लायबिलिटी अगर 100 रुपये की है तो हमारा करंट एसेट्स 200 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो अच्छा माना जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ दोज कंसर्न्स व्हिच हैव एडिक्वेट अरेंजमेंट विद देयर बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग फंड व्हेन दे रिक्वायर इट मे बी परफेक्टली आइडल इफ द करंट एसेट्स आर इक्वल आर स्लाइटली मोर देन करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको बैंक से तुरंत लोन मिल सकता है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि उसका जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी के बराबर हो या करंट लायबिलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो भी चल जाएगा। जरूरी नहीं कि 2 गुना हो, करंट लायबिलिटी से 2 गुना होना जरूरी नहीं है। तो इट मे देयरफॉर बी कंक्लूडेड दैट रेशियो एनालिसिस इफ डन मैकेनिकली इज नॉट ओनली मिसलीडिंग बट आल्सो डेंजरस। तो अगर हम भाई मैकेनिकली रेशियो एनालिसिस करेंगे तो भाई मिसलीडिंग भी हो सकती है और डेंजरस भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की लिमिटेशंस की। लिमिटेशन में देखें तो कंपैरेटिव स्टडी रिक्वायर्ड होती है, यानी रेशियो किसी न किसी डेटा से इसको कंपेयर किया जाए तभी रेशियो का मतलब होता है। पास्ट रिजल्ट से कंपेयर करें या फिर जो है किसी दूसरी फर्म के रिजल्ट से कंपेयर करें तो ही हमारे लिए फ़ायदे का ये सौदा होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि मतलब हम मान लीजिए कि रेशियो एनालिसिस के आधार पर अगर हम फोरकास्ट करें कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऐसी रहने वाली है, तो जरूरी नहीं कि वो परफॉर्मेंस मिल ही जाए, क्योंकि मार्केट कंडीशन बदल सकती है, मैनेजमेंट पॉलिसी वगैरह में चेंजेस आ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन होती है भाई कि जो रेशियो हम एनालिसिस कर रहे हैं, रेशियो निकालते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर निकालते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मॉडिफाई कर दिया जा रहा है कि गलत डेटा, विंडो ड्रेसिंग कर दी गई है। गलत डेटा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही है तो रेशियो तो ऑटोमेटिक और ज़्यादा मतलब
निगेटिव इफेक्ट दिखाएंगे। रेशियो अकेले पर्याप्त नहीं होते हैं, रेशियो अकेले पर्याप्त नहीं होते हैं। इनको फाइनल डिसीजन के तौर पर आप रेशियो एनालिसिस को ही पर्याप्त नहीं मान सकते, कुछ और चीज़ों पर भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत होती है। जैसे इन्होंने कहा कि एक कंपनी इसका करंट रेशियो अच्छा है, हाई करंट रेशियो दिखा रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो है मतलब उसका लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो सकता है कि उसने आउटडेटेड स्टॉक को भर रखा हो, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा हो कि करंट रेशियो अच्छा है उसका। विंडो ड्रेसिंग में भी सेम केस है, एक्चुअल फैक्ट को छिपा करके हम कुछ और दिखाना चाहते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा दिखाई दे, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई जो लो या हाई रेशियो तुम्हारा निकल करके आ रहा है वो एक परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है, मैंने मतलब जो है आपकी कंपनी का। क्यों? क्योंकि हमने तो गलत डेटा दिखा रखा है, तो गलत डेटा दिखाएंगे तो आपका रेशियो भी गलत हो जाएगा। प्राइस लेवल चेंज, अगर प्राइस में चेंजेज हो रहे हैं और प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहे हैं और अगर उसको हम अकाउंट में नहीं इंक्लूड करते हैं तो ये भी रेशियो एनालिसिस में प्रॉब्लम करेगा। जैसे इन्होंने कहा कि 2 कंपनियां हैं, एक पुरानी कंपनी एक नई कंपनी, उनके प्लांट और मशीनरी की एज अलग अलग है, इनको अगर आप कंपेयर करेंगे रेशियो बेसिस पर तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जो पुरानी कंपनी है उसके मशीनरी पुरानी होगी तो पुरानी मशीनरी में डेप्रिसिएशन कम लगेगा, जो नई मशीनरी होगी उसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं, कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। किसी के लिए 2:1 का रेशियो बहुत अच्छा है, किसी के लिए 1:1 का करंट रेशियो अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके लिमिट को सेट करती हैं, रेशियो एनालिसिस की लिमिट बांधती हैं। ठीक है मैम, तो बस यहीं पर अपनी बात यहाँ पर कवर हो जाती है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।